सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि इतिहास विषय आप सबके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उसी इतिहास विषय को हम बहुत ही आसान भाषा में सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और साथ में आपको ये नोट्स भी दिखाए जा रहे हैं ताकि आप इन नोट्स को अपनी कॉपी में नोट भी कर सकें और ये आपका बिल्कुल बेस मजबूत कर देंगे इतिहास का। तो आपको रटने की ज़्यादा झंझट नहीं होगी और आप इजी तरीके से इतिहास विषय की समझ भी आप विकसित कर पाएंगे और अपने एग्ज़ाम में आप बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले आज आपका डे 1 है। इस कोर्स में हम पूरा इतिहास पढ़ेंगे आपका बिल्कुल जीरो से लेकर एंड तक। तो आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें और प्लेलिस्ट को आप फॉलो करें। तो पहला दिन है आज आपका, इसमें हम समझेंगे कि इतिहास क्या होता है और इतिहास में क्या आता है और इतिहास और हिस्ट्री शब्द में क्या अंतर है। बहुत से लोग हैं जो इतिहास और हिस्ट्री शब्द को एक ही मानते हैं, पर इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो उसको भी हम देखेंगे। बहुत से बच्चों का एक डायलॉग रहता है जो मैं आपको बता देता हूँ, इतिहास भूगोल बेवफा, इतिहास भूगोल बेवफा, रात भर याद करा सुबह सफ़ा। तो ऐसा सभी बच्चों को लगता है, पर इस धारणा को हम आपके गलत साबित कर देंगे। आप जो इसमें पढ़ेंगे वो आपको पक्का याद रहेगा। बस आपको जो इसमें पढ़ाया जा रहा है उसको आपको अच्छे से सुनना है, समझना है और अपनी कॉपी में इसे नोट करना है और रात में सोने से पहले एक बार आप इसका रिवीजन ज़रूर करें। तो देखिए, सबसे पहले हम इतिहास शब्द का अर्थ समझ लेते हैं कि इतिहास क्या होता है। जो हिंदी का शब्द है आपका, इसको समझने के लिए हमने 2 पॉइंट बनाए हैं। तो पहले पॉइंट से हम समझते हैं, इतिहास के हम जब टुकड़े करते हैं तो हमें मिलता है इति धन ह धन स, यानी ऐसा हुआ था। इसका अर्थ क्या होता है, ऐसा हुआ था। तो ऐसा हुआ था यानी इसमें पुराने समय की बात की जा रही है। ये तो आप सबको पता है कि इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, बीता हुआ समय। जो बीता हुआ समय बीत चुका है उसी के बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं। पर इसमें हम जब अर्थ देखते हैं इति धन ह धन स में ऐसा हुआ था, तो इसमें ऐसे शब्द पे आप जब गौर करेंगे तो आप देखेंगे ऐसा मतलब किसके साथ कैसा क्या हुआ, यानी मानव और लोग। मानव और लोग जो हैं, ठीक है ना, ये एक ही है। मानव या फिर आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मानव के साथ जो भी घटनाएं घटी, ठीक है ना, मानव के साथ जो भी हुआ वो सब हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो ऐसा हुआ था में आपके ये भी हो सकता है कि पृथ्वी भी आपके उत्पन्न हुई, तो क्या उसको भी हम इतिहास में पढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हम पृथ्वी का। क्यों नहीं पढ़ते हैं? जब से मानव का प्रारंभ हुआ, यानी मानव जब से जन्म हुआ मानव का, और तब से लेकर मानव के साथ जो भी हो रहा है वही हम इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। तो मानव इसके अंदर मेन होता है इतिहास में। तो इतिहास में क्या आ जाएगा आपके, इति धन ह धन स, ऐसा हुआ था। और ऐसा किसके साथ हुआ, तो मानव के साथ। तो मानव के साथ जो भी हुआ है वो सब हम इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। आगे देखें, आप इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। इतिहास शब्द पे जब वापस आप गौर करेंगे तो आपको मिलेगा इति और हास। इति का अर्थ होता है घटनाएं और हास का अर्थ होता है लोग। तो लोग और उनके साथ जो घटनाएं घटी उसी को हम इतिहास में पढ़ते हैं। तो आप इतिहास की परिभाषा यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास वह विषय है जिसमें हम लोग और उनसे जुड़ी घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वही इतिहास कहलाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, आप इतिहास शब्द आप समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं हम हिस्ट्री शब्द का क्या अर्थ होता है आपके। तो हिस्ट्री शब्द आपके हिस्टोरिया शब्द से बना है। ये हिस्ट्री शब्द जो है वो अंग्रेजों ने दिया था। तो देखिए आप, हिस्ट्री आपके हिस्टोरिया से बना है और हिस्टोरिया को समझने के लिए 3 पॉइंट बांटे गए हैं। तो देखिए आप 3 पॉइंट आप देखेंगे तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, कॉन्सिक्वेंसेस, एविडेंस और टाइम, यानी घटनाएं और साक्ष्य जिसको हम सबूत कहते हैं, और समय। तो मानव के साथ जो भी घटनाएं घटी उसका आपके पास साक्ष्य भी होना चाहिए और आपके पास समय काल भी होना चाहिए कि कौन से समय में वो घटा। तो उसी को हम हिस्ट्री के अंदर रखते हैं। यानी आप देखिए, जो भी मानव के साथ घटनाएं घट रही है, जैसे हम देख सकते हैं कि अशोक थे, तो अब आप कैसे साबित करेंगे कि अशोक थे और अशोक नहीं है या फिर अशोक है? तो अशोक रियल में था कि नहीं था, तो उसका कैसे आप साबित करेंगे? तो आपके पास उसके साक्ष्य होने चाहिए। तो हमारे पास साक्ष्य क्या है? अशोक के अभिलेख हमें मिलते हैं, अशोक की विजय उसके बारे में हमें पता चलता है। तो हमारे पास साक्ष्य हैं, ठीक है ना, और उसका समय काल भी है हमारे पास। तो जहाँ पे ये तीनों चीज़ें होगी तो ही आप हिस्ट्री के अंदर उसको रखते हैं। तो अंग्रेज़ों ने हिस्ट्री को इस तरीके से डिफाइन किया था। और हमारा जो इतिहास है हिंदी शब्द, उसमें हमें समय का अभाव मिलता है। यानी
समय हमें देखने को नहीं मिलता है, समय काल के अनुसार नहीं बांटा गया है। जबकि हिस्ट्री जो है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इसको आपके सीक्वेंस वाइज समय काल के अनुसार बांटा गया है। तो यहाँ पे आपको इतिहास में समय देखने को नहीं मिलता है और हिस्ट्री में आपको समय देखने को मिलता है। आगे देखिए आप, अब हम देखते हैं कि इतिहास के कितने भाग हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। तो इतिहास के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, ये आप सबको पता है। पर इसमें आप सब ये लिख देंगे कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, जबकि ये बिल्कुल आपके गलत उत्तर होगा। तो देखिए आप, इतिहास के जो भाग है वो 3 भाग में हम इसको बांट सकते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल या इतिहास। ठीक है ना। तो ये 3 पार्ट्स में हम इतिहास को बांट सकते हैं और फिर इतिहास के अंदर आपके 3 पार्ट और हो जाएंगे, जिसमें आप प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल लिख सकते हैं। देखिए आप, इन सब को आपको समझाया जाएगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम देखते हैं, जिसको इंग्लिश में आपके कहते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स। क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक टाइम, यानी पहले का समय। इसको हम अच्छे समझेंगे। आग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और इतिहास हिस्ट्री। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं आपके। तो देखिए आप, पहला हम पार्ट समझते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसके जब आप टुकड़े करेंगे तो ये बना है आपके प्राग धन इतिहास से। तो प्राग का अर्थ क्या होता है? पूर्व, यानी पुराना, इतिहास से पहले का समय, यानी जब आदि मानव थे ना, तब का ये समय है प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसमें आप देखिए, इसको आप एक शब्द से समझ सकते हैं, इन तीनों के बीच में डिफरेंस, जिसको कहते हैं लेखन कला। किससे आप समझ सकते हैं? लेखन कला से। ठीक है ना। तो लेखन कला से आप इन तीनों में डिफरेंस समझ सकते हैं कि जो प्राग ऐतिहासिक काल था, इसमें कुछ भी लिखा नहीं गया, इसमें लेखन कला मिली ही नहीं, तो लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि है ही नहीं लेखन कला, तो पढ़ेंगे कैसे? तो यहाँ पे ना लेखन कला थी और ना इसे पढ़ सके। ठीक है ना। तो ये आपका सबसे पहला चीज़ हो जाएगा। उदाहरण देख सकते हैं आपकी पाषाण काल, इसमें हम पढ़ेंगे, केवल इसमें आपको पाषाण काल पढ़ना है, यानी स्टोन एज, यानी पत्थर का काल। तो यहाँ पे आप पत्थर का काल पढ़ेंगे। तो ये आपके प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास से पहले का समय, जहाँ पे आपके पाषाण काल हम पढ़ेंगे और जहाँ पे आपके लेखन कला बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आपके इसे पढ़ा जा चुका है। ठीक है ना। दूसरा देखिए आप, आग इतिहास। आग इतिहास का अर्थ क्या होता है? तो इसको भी आप समझ लें। आग यानी बीच का समय, आप समझ सकते हैं आधा आधा, यानी इसमें लेखन कला तो आपके थी, लेखन कला आपकी थी, पर इसको पढ़ा नहीं जा चुका, यानी हम इसको पढ़ नहीं पाए। जो लेखन कला इन्होंने लिखी है उसको हम पढ़ नहीं पाए। इसमें आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। पहले वाले में प्रागैतिहासिक काल में आप क्या पढ़ रहे हैं? पाषाण काल, पत्थरों का काल, जहाँ पे आप आदि मानव ये सब पढ़ेंगे। तो इधर आप पढ़ेंगे आग इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता। बस आपको ये पढ़ना है आग इतिहास में। तो इसमें आप देखिए कि हम इनकी भाषा क्यों नहीं पढ़ पाए। तो इसको हम समझते हैं, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, तो वो इस प्रकार की लिपि देखने को आपको मिलेगी, जिसका यहाँ पे आपके चित्र भी बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार की उनकी लिपि थी। तो ये आपको कैसी दिख रही है? ये आपको चित्र जैसी दिख रही है। ठीक है ना। पर ये क्या है? एक प्रकार की लिपि है, यानी कुछ लिखा गया है, तो इसको हमें अक्षर तो मानना ही पड़ेगा। तो चित्र और अक्षर, इन दोनों को मिलाकर इनकी लिपि बनी गई, जिसे हम कहते हैं चित्राक्षर। क्या कहते हैं? चित्राक्षर इनकी लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस में लिखी गई है? तो चित्राक्षर। तो ये आप याद रखें। तो चित्र प्लस अक्षर, इन दोनों के मेल से बनाया गया। एक तो ये कारण रहा कि जो हमारे लिपि विशेषज्ञ हैं वो इसे नहीं पढ़ पाए। दूसरा इसका एक और कारण है, जैसे हम हिंदी को लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, हिंदी जो होती है उसको हम लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, और उर्दू जो होती है उसको हम राइट टू लेफ़्ट लिखते हैं। ये आप सबको पता है। हिंदी को हम ऐसे लिखते हैं, हिंदी ऐसे हम लिखते हैं, और जो हमारे उर्दू होती है वो उसको ऐसे लिखते हैं। तो आप सबको पता है कि हिंदी को हम ऐसे लिखेंगे और उर्दू को हम ऐसे लिखेंगे। पर इन्होंने क्या करा, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने शायद जानबूझ के ऐसा किया कि ताकि हमारी लिपि कोई पढ़ ना सके। तो उन्होंने पहले तो ये करा कि चित्र और अक्षर को मिला दिया, तो चित्राक्षर लिपि उन्होंने बना दी। और फिर दोबारा इन्होंने क्या करा कि इन्होंने ऐसे लिखा, इन्होंने करा राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, इस टाइप से उन्होंने कर दिया, यानी सीक्वेंस वाइज भी नहीं रखा। हमारे जो लिपि विशेषज्ञ हैं उन्होंने इतना तो पैटर्न को देख के, चित्र को देख के समझ लिया कि इस तरीके से लिखा गया है। तो इसका एक नाम दिया गया गोमुद्रिका लिपि। क्या नाम दिया गया? गोमुद्रिका लिपि, यानी बूस्टो
फेडेंस। तो बूस्ट्रोफेडेंस इसका नाम दिया गया। इसको आप समझ सकते हो, जो बूस्ट्रो है, बूस्ट्रो का अर्थ होता है बेल। बूस्ट्रो का अर्थ क्या होता है? बेल। यानी जो बेल होती है, तो आपने देखा होगा बेल क्या करती है। बेल को हम जब खेत में जोतने के लिए चलाते हैं तो यूँ चलाते हैं, ठीक है ना, बेल यूँ यूँ चलती है। तो इसको जब आप यूँ कर देंगे, मतलब सीधा कर देंगे इसको, तो इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेल की तरह इसमें लिखा गया, यानी इसमें राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये इस तरीके से लिखा गया है। इसी को हम क्या कहते हैं? गोमुद्रिका लिपि। तो इनकी जो लिपि है वो क्यों नहीं पढ़ी गई? क्योंकि उसमें एक तो चित्राक्षर तरीके से लिखा गया और गोमुद्रिका लिपि में लिखा गया। तो चित्राक्षर और गोमुद्रिका के कारण ही हम सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है ना। आने वाले समय में पढ़ लें वो अलग बात है, पर अभी तक हम जो ये आग इतिहास है, इसमें जो हम सिंधु घाटी की सभ्यता है उसको अभी तक हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम। तो पहला आपने देख लिया प्रागैतिहासिक काल, जो है ना इतिहास से पहले का काल, जिसमें ना लेखन कला थी और ना ही हम पढ़ पाए। इसमें हम पढ़ेंगे पाषाण काल को, ठीक है ना, पत्थर के काल को। दूसरा था आग इतिहास, जिसमें लेखन कला थी पर इसे पढ़ नहीं पाए। और सिंधु घाटी सभ्यता की इसमें हम पढ़ेंगे। और इसकी लिपि कैसी थी? तो चित्राक्षर लिपि थी और गोमुद्रिका लिपि के कारण ही हम नहीं पढ़ पाए। आगे देखिए आप, तीसरा पॉइंट है आपका इतिहास। इसमें लेखन कला भी थी और इसे हमने पढ़ भी लिया, ठीक है ना। लेखन कला मिली है इसमें और हमने उसको पढ़ भी लिया है। तो ऐसा कौन सी लेखन कला है जो सबसे पहले, यानी जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी है लेखन कला, जो इतिहास में आती है और जिसे हमने पढ़ भी लिया है? तो वो है अशोक के अभिलेख। क्या है? अशोक के अभिलेख। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, उनको 4 ऑप्शन मिलते हैं तो यहाँ पे वो वेद चुन लेते हैं, जबकि इसमें वेद बिल्कुल भी नहीं आएगा। वेद, पुराण, कुरान, ये कुछ भी आपके इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वेद, कुरान, पुराण ये सब जो भी हैं, तो इन सब में क्या है? नॉलेज है, ठीक है ना। इन सब में नॉलेज है और ये सब बोल कर लिखी गई, यानी किसी ने नॉलेज को बोला और उसको रिटर्न फॉर्म में लिखा गया। और ये जो चीज़ें होती हैं, जो समझिए आप सबसे पहले जिसमें लिखा गया होगा, उसके बाद वो आज पन्ना वापस बचा थोड़ी होगा। जैसे आपके केलों के पत्तों पर बहुत चीज़ें लिखी जाती थी, तामपत्र पे लिखे जाते थे, तो वो सारी चीज़ें अभी नहीं हैं, यानी वो नष्ट हो जाती है। जो सबसे प्राचीन है वो है अशोक के अभिलेख। अब इनमें क्या लिखा गया, क्या हमने पढ़ा, तो वो सब हम आने वाली क्लासों में समझेंगे। आगे देखते हैं हम। इसमें हम देखेंगे इतिहास में क्या है। अभी तक हमने समझ लिया कि इतिहास क्या है, अब हम देखेंगे इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये देख लीजिए एक बार आप वापस शुरू से हम इसको रिवाइज करा देते हैं फास्ट। इतिहास का हमने मतलब समझा कि मानव और लोगों के साथ जो घटनाएं घटी उसी को हम इतिहास में पढ़ते हैं। आगे देखिए, हिस्ट्री शब्द को भी हमने समझा, हिस्टोरिया से वो बना है। इसमें हम घटनाएं और जिसका साक्ष्य भी होना चाहिए और समय काल भी होना चाहिए, तो उसी को हम हिस्ट्री में रखते हैं। आगे हमने देखा कि इतिहास के 3 भाग है, प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक टाइम, आग ऐतिहासिक काल प्रो हिस्टोरिक पीरियड, और इतिहास हिस्ट्री। फिर हमने प्रागैतिहासिक काल को समझा कि प्राग यानी पूर्व का इतिहास, और इसमें हमने समझा कि लेखन कला नहीं थी और पढ़ भी नहीं पाए, और इसमें हमने उदाहरण देखा पाषाण काल का। दूसरा हमने देखा आग इतिहास। आग इतिहास में देखा कि लेखन कला थी पर उसको पढ़ नहीं पाए। उदाहरण में हमने देखा सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसमें हमने लिपि का उसका देखा, चित्राक्षर में उसमें लिखा गया था और गोमुद्रिका लिपि में लिखा गया है। आगे देखा हमने इतिहास को, जिसमें लेखन कला थी और उसे पढ़ भी लिया, जिसमें सबसे पुराना हम जो पढ़ पाए हैं वो है अशोक के अभिलेख। अब हम देखते हैं इतिहास में क्या है। तो देखिए आप, इतिहास में आप 4 दशाएं पढ़ते हैं। इन चारों दशाओं के अलावा आप बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ते हैं इतिहास में। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं राजनीतिक दशा, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा और धार्मिक दशा। ये चारों दशाएं आप पढ़ते हैं। इन चारों को भी हम बिल्कुल आपके लिए इजी कर देंगे। तो देखिए आप, राजनीतिक दशा, इस शब्द पे जब आप गौर करेंगे तो ये 2 शब्द से मिलकर बना है, राज प्लस नीति। यानी राज क्या होता है कि कोई राजा ही राज करेगा, तो राजा के द्वारा राज करने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती है उसी को राजनीति कहते हैं। तो राजा ने जो भी किया, राजा ने जो भी विजय हासिल करी, वो सब हम किस में पढ़ते हैं? तो वो राजनीतिक दशा में हम पढ़ते हैं। तो राजा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे वो राजनीति में आ जाएगा आपके, ठीक है ना। तो राजा अपनी जो नीतियाँ बनाता है राज करने के लिए, उसी को राजनीति में पढ़ा जाता है। दूसरा देखिए आप, सामाजिक दशा। सामाजिक दशा समाज से बना है, यानी जहाँ पर समाज है। अब समाज 2 प्रकार का आपको मिल सकता है, ग्रामीण और शहरी है, जिसे हम नगरीय भी कहते हैं।
तो ग्रामीण और नगरीय समाज आपको देखने को मिलेगा, कहीं गांव होंगे तो कहीं शहर होंगे, तो ये दोनों समाज में भी हमें पढ़ना पड़ता है। आगे देखिए आप आर्थिक दशा। अब आर्थिक दशा यानी अर्थ से बना है, अर्थ मतलब इकोनॉमी, ठीक है ना, धन से संबंधित है। तो उनकी हम आर्थिक दशा को भी जानेंगे कि उनकी आर्थिक दशा कैसी थी। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य फेमस है कि देखिए आप, जैसा अर्थ होता है वैसा ही समाज होगा, जैसा अर्थ होगा वैसा ही समाज होगा। यानी अगर अपना देश समृद्ध है, उसके पास बहुत सारा धन है, तो वो नगरीय हो जाएगा, ठीक है ना, और अगर उधर धन नहीं है तो वो ग्रामीण हो जाएगा। यानी समाज अर्थ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसको आप अच्छे से सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे आप देखेंगे कि स्त्री, ये जो भी मतलब इन सब के दबा के रखा जाता है, इनको काम नहीं करने दिया जाता है, या फिर इनको स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, स्त्रियों को घर में रखा जाता है, घर की लक्ष्मी कहते हैं, बाहर काम नहीं करने दिया जाता है। तो ये कहाँ पे होता है? जहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है। तो गाँव में ही आपको ये देखने को मिलेगा कि औरतों को जला दिया जाता है उनके पतियों के साथ, ऐसी पुरानी परंपराएं रही है। तो ये सब चीज़ें कब होती है? जब अर्थ सही नहीं है। तो जैसा अर्थ होगा वैसा ही समाज होगा। आगे देखिए आप, फिर हम इसकी धार्मिक दशा भी पढ़ेंगे कि धर्म के मामले में वो समय काल कैसा था, यानी कौन सा समय काल था। तो वैदिक धर्म आप पढ़ेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, और भी धर्म आप इसमें पढ़ेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं भारत। तो भारत का जो इकोनॉमी, जो आर्थिक जो मेन नींव है वो है कृषि, ठीक है ना। कृषि प्रधान देश हमारा भारत रहा है और आज भी कृषि की वजह से ही भारत मेन रहा है, ठीक है ना, और रहेगा भी। कृषि उसकी सबसे मेन चीज़ है भारत की। तो देखिए आप, अगर जैसे कृषि आपका मेन आधार है, तो जब आप देखिए कि अगर कृषि ठीक ठाक हो रही है या फिर बिल्कुल कृषि नहीं हो रही है, तो वो जो भी वो कौन सी जगह होगी? तो वो होगी हमेशा आपके ग्रामीण, ठीक है ना। जहाँ पे कृषि ठीक ठाक हो रही है यानी नॉर्मल हो रही है, और आपके या फिर कृषि की दिशा खराब है, तो वो हमेशा क्या रहेगा? ग्रामीण इलाका रहेगा। और अगर आप इसमें अज्यूम करिए कि अगर कृषि आपकी बहुत अच्छी चल रही है, यानी कृषि अच्छी हो रही है, तो आप अब उसको आपको धन की आवश्यकता होगी। अगर आपको धन मिलेगा तभी तो आप नई नई चीज़ें कर पाएंगे, आप खाली अपना ही सामान थोड़ी खाते रहेंगे। तो कृषि अगर अच्छी होगी तो आपको उसके लिए क्या चाहेगा? बाज़ार की आपको आवश्यकता होगी। तो उससे क्या बनेगा? बाज़ार बनेगा। अगर कृषि अच्छी है तो वहाँ पे क्या बन जाएगा? लोकल बाज़ार बन जाएंगे, जहाँ पे आप अपना जो भी आपने कृषि करी, गेहूँ जो भी जो, वो सब आप उधर बेचेंगे, ठीक है ना। जब आप बाज़ार बनाते हैं, अगर वो बाज़ार अच्छा चलता है, यानी लोग खरीदी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होने लग जाएगा? व्यापार होने लग जाएगा। अगर देखिए आप खाली लोकल सामान ही आप खरीदते रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी तो आप जैसे अलग अलग जगह पे जाते हैं, मॉल, सिनेमा, इधर जाते हैं आप, वहाँ पे क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की, कहीं स्विट्ज़रलैंड से मंगाई गई, अमेरिका की चीज़, अलग अलग आपको चीज़ें देखने को मिलती है। तो बाज़ार जब अच्छा चलेगा तो वहाँ पे आपको व्यापार की ज़रूरत होगी, ठीक है ना। तो व्यापार होना शुरू हो जाएगा, और व्यापार जब अच्छा होगा तो व्यापार तब अच्छा होगा जब दो पॉइंट उसके होंगे, एक तो तकनीकी विकास होगा और परिवहन होगा। तो इन दोनों की आवश्यकता आपको पड़ेगी अगर आपका व्यापार और अच्छा होता जाएगा। तो देखिए आप, तो परिवहन यानी सड़कें हो गया, रेल मार्ग हो गया आपके, ठीक है ना, समुद्र के द्वारा। तो और तकनीकी विकास भी आपका ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी अगर आपके विकसित होगी तभी आपका व्यापार अच्छे से जाएगा। कहीं कहीं हमें इमीडिएट सामान पहुंचाना होता है क्योंकि वो जल्दी मतलब ख़राब हो जाता है, और कहीं कहीं हमें आराम से भी उसे पहुंचा सकते हैं, तो व्यापार की भी आवश्यकता होगी। तो जब आप देखिए कि कृषि बहुत अच्छी होगी तो बाज़ार ऑटोमेटिक बन जाएगा, और बाज़ार अच्छा होगा तो व्यापार बन जाएगा, और व्यापार भी अच्छा होगा। जब ये तीनों चीज़ें अच्छी होगी तो वो नगरीय समाज बन जाएगा। और अगर आप देखिए कि ये तीनों ही स्थिति खराब होगी तो वो ग्रामीण समाज रह जाता है। इसको आप आराम से सोचेंगे, समझेंगे तो आपको और अच्छे से इसको समझ में आएगा। आपको इसको आपको थोड़ा सा गहरा चिंतन करना होगा। बाकी हमने आपको बताया कि अगर कृषि आपकी अच्छी होगी, जैसे जैसे कृषि आपकी अच्छी रहती जाएगी वैसे वैसे आपको बाज़ार की आवश्यकता पड़ेगी उसको बेचने के लिए। और जब आप बाज़ार में उसको बेचेंगे और वहाँ पे खरीदी और बेचना होगा ज़्यादा, तो वहाँ पे आपको व्यापार की ज़रूरत होगी। और जब आपको व्यापार उधर होने लग जाएगा तो वो आपके इंटरनेशनल व्यापार तक भी पहुँच सकता है। उसके लिए आपको तकनीकी विकास और परिवहन की आवश्यकता होगी। तो ये दोनों पे भी आपके विकास होना शुरू हो जाएगा।
ऐसे करते करते आपका नगरीय समाज बन जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा ही आप भारत के अंदर नोट कर सकते हैं कि बहुत सारे जो ज़िले हैं, राज्य हैं, वो आज नगरीय बनते जा रहे हैं। तो कैसे बन रहे हैं, जब आप इन पर गौर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप एक सर्वे भी देख सकते हैं नेट पर कि कैसे एक ग्राम नगर में परिवर्तन होता है। और इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा सोचें, जैसा अर्थ होगा वैसा ही समाज होगा। यानी लोगों की मानसिकता भी बदल जाती है अर्थ के साथ साथ। यानी समझिए किसी शहर के अंदर या किसी जगह के अंदर, शहर नाम नहीं लेंगे हम, कहेंगे किसी जगह के अंदर लोगों की आय अच्छी है, तो वो क्या करेंगे, वो अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे। तो उनकी सोच भी क्या रहती है, बिल्कुल अलग रहती है। यानी वो लड़कियों को स्वतंत्रता देते हैं, उनको बाहर निकलने देते हैं, उनको कपड़े पहनने की भी आज़ादी होती है। जबकि गाँव में आप देखेंगे कि औरतों को एक फिक्स कपड़े पहनने की ही अनुमति होती है, उनको कोई मॉडर्न टाइप के कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होती है। अभी अच्छा है या गलत है, इस पर अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अभी मेन चीज़ ये है कि जैसे जैसे अर्थ आपके बढ़ता है, वैसे वैसे लोगों का, समाज का कल्याण होता है, या फिर आप कह सकते हैं समाज भी परिवर्तन होता है। ठीक है ना, नगर की ओर जाता है। अगर आपके पास पैसा बढ़ेगा तो आप नगर की ओर जाएंगे, और अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप ग्राम की ओर जाएंगे। ये हम देखा जाता है। तो ये आज आपकी पहली क्लास थी। तो अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि ये वीडियो सभी बच्चों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आपको कमेंट के अंदर प्लेलिस्ट की लिंक दे दी जाएगी, जहाँ पे आपके सारी क्लास अपलोड होगी। तो उस प्लेलिस्ट को भी आप रोज़ चेक करते रहें। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन ऑन कर सकते हैं, ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो।